नमस्कार विद्यार्थियों। हम कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे थे कि कार्यपालिका जो है वो सरकार का वह अंग होता है जो कि कानूनों को लागू करता है, जो कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए जाते हैं। कार्यपालिका के प्रकार अलग अलग होते हैं, जैसे राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका, एकल और बहुल कार्यपालिका, वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका, उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका। कार्यपालिका के चयन की बात करें तो कार्यपालिका के चयन के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ जैसे कि पैतृक कार्य आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं, अर्थात जो वंशानुगत जो आधार पर जिनका कार्यपालिका के पदों पर चयन किया जाता है वो पैतृक कहलाते हैं। कि इस व्यवस्था में जैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है तो वहाँ पर राजा का जो बेटा होता है वो ही अगली बार उसको निर्वाचित किया जाता है। तो ये पैतृक आधार पर कार्यपालिका के निर्वाचन का एक तरीका है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, कुछ देशों में कार्यपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और कुछ देशों में अप्रत्यक्ष रूप से भी उनका निर्वाचन किया जाता है। तो जो प्रत्यक्ष रूप निर्वाचन होता है और दूसरा जो निर्वाचन का जो तरीका है वो परोक्ष निर्वाचन भी कहलाता है। जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन होता है उसको परोक्ष निर्वाचन कहते हैं। कुछ देशों में प्रधान कार्यकारी का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जैसे कि भारत और अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। तो ये परोक्ष निर्वाचन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रकार है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। इस पद्धति में विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का निर्वाचन करते हैं, तो ये व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन कहलाता है। और स्विस संघीय कार्यपालिका का निर्वाचन वहाँ की विधायिका द्वारा ही किया जाता है। और नेक्स्ट है मनोनयन, अर्थात कार्यपालिका का मनोनयन भी होता है। जिस तरीके से स्वतंत्रता से पहले भारत में गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाती थी, और ये मनोनयन कहलाता है। कार्यपालिका प्रधान की पदावधि के बारे में बात करें तो ये निश्चित नहीं है। अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग, कहीं 4 वर्ष है, कहीं 5 वर्ष है, कहीं 7 वर्ष है। तो इस प्रकार की जो अवधि है वो निर्धारित की गई है। और पुनर्निर्वाचन की भी कुछ राष्ट्रों में व्यवस्थाएं हैं। कुछ में पुनर्निर्वाचन 2 अवधि के लिए दिया गया है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो 2 कार्यकाल तक वहाँ का राष्ट्रपति रह सकता है। तो ये कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं है। कार्यपालिका के विभिन्न प्रतिमानों की बात करें तो कार्यपालिका के अलग अलग प्रतिमान हैं, जैसे संसदीय शासन का इंग्लिश प्रतिमान। और संसदीय कार्यपालिका का जन्म ब्रिटेन में हुआ था और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, भारत, जापान आदि राष्ट्रों में इसको अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के सदस्यों में से चुनी जाती है तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण होता है और व्यवस्थापिका के द्वारा इसे हटाया भी जा सकता है। तो ये संसदीय शासन का इंग्लिश प्रतिमान है। और इस प्रतिमान के बाद में ही संसदीय शासन प्रणाली में कैबिनेट शासन, जिसे आधुनिक इंग्लिश प्रतिमान भी कहा जाता है, का डेवलपमेंट हुआ। और इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है ये संसदीय शासन व्यवस्था ही होती है, लेकिन इसमें मंत्रिमंडल और संसद के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन आया है, जिसे इसके कारण संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर इसका अधिक लोकप्रिय नाम कैबिनेट शासन पद्धति हो गया है। और कैबिनेट शासन पद्धति में पहले जहां शासन सत्ता संसद के पास होती थी,
वहाँ पर डिसीजन मेकिंग का जो मुख्य काम है वो कैबिनेट के सदस्यों के पास आ गया है और कैबिनेट ही शासन संचालन का निर्धारण करती है। और उसके बाद में कैबिनेट से भी आगे बढ़ कर के प्रधानमंत्री शासन का ये नवीनतम इंग्लिश और भारतीय प्रतिमान है कि पहले एक संसदात्मक शासन प्रणाली जो थी उसमें कैबिनेट शासन का विकास हुआ और कैबिनेट से भी आगे बढ़ कर के आजकल जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में निहित हो गई हैं। तो इस दृष्टि से संसद अब मंत्रिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही संचालित किया जाता है। शक्ति का केंद्र प्रधानमंत्री बन गया है, इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था कहना अधिक उपयुक्त हो गया है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि कैबिनेट से आगे बढ़ कर के प्रधानमंत्री के हाथों में शक्तियां आ जाती हैं तो उसे प्रधानमंत्री शासन कहा गया है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रतिमान हम इसे कह सकते हैं। अमेरिका के अलावा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, कई अन्य देशों में भी ये व्यवस्था पाई जाती है। ये इस अध्यक्षीय शासन की विशेषताएं हैं कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का एक दूसरे से पृथक्करण पाया जाता है। दूसरा, मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति के पूर्णतया अधीन होना। तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति केंद्र का अभाव होना। और चौथा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक होने के कारण उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होना। अर्थात अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं चुनी जाती है, जिसके कारण से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया गया है। और यहाँ कार्यपालिका जो होती है जिसे निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है उसका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और राष्ट्रपति जो होता है उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा से ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन का फ्रेंच प्रतिमान कि फ्रांस में अध्यक्षीय और संसदीय दोनों पद्धतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। अर्थात इस व्यवस्था में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्थाएं जो होती हैं उनको मिला करके एक ऐसी व्यवस्था का डेवलपमेंट किया गया है जिसे राष्ट्रपति शासन का फ्रेंच प्रतिमान कहा जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र का निर्णायक है और उसके द्वारा मुख्य डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका का स्विस प्रतिमान, अर्थात संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो होती हैं उनके अलग एक बहुल कार्यपालिका का प्रतिमान होता है जो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। वहाँ पर शासन की सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होकर के एक 7 सदस्यों की समिति के हाथों में होती है और उसके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। तो ये 5-6 जो प्रकार हैं वो इस कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार हैं जिनके जो कि विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। धन्यवाद।